एक शांत और खुशनुमा दिन, जब आसमान बिल्कुल साफ था और पहाड़ों की ठंडी हवा बह रही थी। दो साहसी पर्वतारोही अपनी चढ़ाई में पूरी तरह मग्न थे। वे एक खड़ी और खतरनाक चट्टान पर धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे। उनके दिमाग में सिर्फ चोटी तक पहुंचने का लक्ष्य था। लेकिन तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आसमान से अचानक एक महिला की लाश सीधे उनकी रस्सी पर आ गिरी। इस खौफनाक नजारे ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए और वे दहशत से भर गए। खुशकिस्मती से उनकी रस्सी उस मजबूत चट्टान से बेहद मजबूती से बंधी हुई, वरना लाश के उस भारी झटके से वे दोनों भी अपनी पकड़ खो बैठते और उस महिला के साथ गहरी अंधी खाई में गिरकर अपनी जान गंवा बैठते। इस भयानक घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक विशेष टीम और उनके सबसे अनुभवी जांच अधिकारी कायल तुरंत उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। जब कायल अपनी सुरक्षा रस्सी के सहारे सावधानी से नीचे उस लाश तक पहुंचा तो उसने एक एक बारीकी का मुआयना करना शुरू किया। उसकी पैनी नजर और तजुर्बे ने पहली नजर में ही दो बातें बिल्कुल साफ कर दी थीं। पहली बात यह कि इतनी ऊंचाई से गिरने से ठीक पहले वह महिला पूरी तरह से जिंदा थी, और दूसरी खौफनाक बात यह थी कि उसके बाएं पैर को किसी खूंखार जंगली जानवर ने बहुत ही बुरी तरह से चबा डाला था, जिससे मांस और हड्डियां तक बाहर आ गई थीं। महिला के बाएं हाथ की कलाई पर एक अजीब सा ब्रेसलेट बंधा हुआ था। कायल ने जैसे ही सबूत के तौर पर उसे निकालने की कोशिश की, वह ब्रेसलेट अचानक टूट गया और छिटककर उस गहरी खाई के अंधेरे में जा गिरा। इसके अलावा कायल ने देखा कि उस महिला की मुट्ठी में ब्लैक कॉटनवुड नाम के पौधे का एक छोटा सा टुकड़ा कसकर दबा हुआ था। यह बात कायल को बहुत अजीब लगी, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जो इतनी ऊंचाई पर और इन सूखी चट्टानों के बीच कभी नहीं उगता। उस महिला के पैरों में कोई जूते नहीं थे और उसके नंगे तलवे बुरी तरह से छिले हुए और खून से सने थे। इसका सीधा और खौफनाक मतलब यह था कि वह अपनी जान बचाने के लिए उन कंटीले, पथरीले और उबड़ खाबड़ रास्तों पर काफी दूर तक बेतहाशा दौड़ी थी। कायल उस महिला के मृत और शांत चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे अंदर ही अंदर यह महसूस हो रहा था कि उसने इस चेहरे को पहले भी कहीं देखा है। शायद वह उसी नेशनल पार्क की कोई पुरानी कर्मचारी हो, लेकिन उस तनावपूर्ण माहौल में उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। पहाड़ की चोटी की जांच करने के बाद पुलिस को महिला के खून से सने हाथ और पैरों के कुछ निशानों के अलावा कोई भी और पुख्ता सुराग नहीं मिला। हालांकि पुलिस उस महिला की पहचान तुरंत नहीं कर सकी, लेकिन उसके हाथ पर बने एक बेहद महंगे और असली सोने के एक्स आकार के टैटू ने वहां मौजूद सभी अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह टैटू इस बात का जीता जागता सबूत था कि वह महिला चाहे किसी भी हाल में वहां पहुंची हो, लेकिन वह काफी अमीर पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती थी। बाद में जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो फॉरेंसिक डॉक्टर के लिए यह पता लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया कि चट्टान से गिरने से पहले की चोटें कौन सी हैं और गिरने के बाद की कौन सी, क्योंकि ऊंचाई से गिरने के कारण उसका पूरा शरीर बुरी तरह टूट चुका था। महिला के बाएं पैर पर मौजूद दांतों के उन गहरे निशानों को देखकर विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया कि उस पर किसी कोयोट या बहुत बड़े जंगली कुत्ते ने बहुत ही बेरहमी से हमला किया था। उसी रात जब पूरा जंगल घने अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था, कायल अपनी जान की परवाह किए बिना उस खतरनाक खाई में नीचे उतरा। कई घंटों की कड़ी मशक्कत और टॉर्च की रोशनी में चप्पे चप्पे को छानने के बाद आखिरकार उसने महिला की कलाई से गिरा हुआ वह टूटा हुआ ब्रेसलेट ढूंढ ही निकाला। अगले ही दिन सुबह होते ही कायल अपनी नई और बेहद होनहार सहकर्मी नाया के साथ उसी पहाड़ी रास्ते पर सुरागों की तलाश में निकल पड़ा, जहां से वह महिला भागते हुए उस चट्टान तक पहुंची होगी। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें शिकारियों की एक बहुत पुरानी और खस्ताहाल झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के बाहर जमीन पर खून से सने पैरों के ताजा निशान मौजूद थे। जब वे दोनों सतर्कता से झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए तो वहां का नजारा और भी डरावना था। फर्श पर खून से सनी एक मोटी रस्सी पड़ी हुई थी। कायल ने तुरंत समझ लिया कि उस महिला ने अपनी जांघ से पानी की तरह बहते खून को रोकने के लिए इस रस्सी का इस्तेमाल एक मेडिकल टर्निकेट की तरह किया था। अब कायल के दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। अगर वह महिला उस सुरक्षित झोपड़ी में छिपकर रहती तो शायद वह बच सकती थी। फिर वह अपनी जान हथेली पर रखकर पहाड़ की उस जानलेवा चोटी तक क्यों भागी? उसका खून इतनी तेजी से बह रहा था कि रास्ते में किसी भी पल उसकी मौत हो सकती थी। और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि उसने अपनी आखिरी सांसों से लड़ते हुए झोपड़ी की दीवारों और लकड़ी के दरवाजों पर चाकू या पत्थर से खुरच खुरच कर वे अजीबोगरीब निशान क्यों बनाए थे? वे दोनों इन सवालों के जवाब तलाश ही रहे थे कि तभी अचानक झोपड़ी के बाहर से एक विशाल और खूंखार काले भालू ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उस भयानक जानवर को इतने करीब देखकर नाया इतनी बुरी तरह घबरा गई कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर
गिर पड़ी। घबराहट में उसकी बंदूक भी उसके होल्स्टर में ही फंस गई और लाख कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं आ रही थी। झोपड़ी का लकड़ी का वह कमजोर दरवाजा भालू के एक ही वार से टूट सकता था और उनकी जान जा सकती थी। लेकिन बिल्कुल सही समय पर काइल ने अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग और फुर्ती का मुजाहिरा किया। उसने पलक झपकते ही अपनी बंदूक निकाली और हवा में 2 फायर कर दिए। गोलियों की उस कानफोड़ू आवाज और बारूद की गंध से घबराकर वह भालू पीछे हटा और घने जंगल की तरफ भाग निकला। जान में जान आने के बाद वे दोनों जंगल में थोड़ा और आगे बढ़े, जहां उन्हें उस मृत महिला का एक खोया हुआ जूता पड़ा मिला। उसके ठीक पास एक विशाल बाज उस महिला के शरीर से टूटकर गिरे मांस के टुकड़ों को अपने पंजों में दबाकर नोच नोच कर खा रहा था। काइल ने अपने बरसों के तजुर्बे से जमीन पर मौजूद निशानों को देखकर तुरंत बता दिया कि महिला पर हमला करने वाले जानवर कोई और नहीं बल्कि कोयोट ही थे और वे कम से कम 2 या 3 की तादाद में रहे होंगे, जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया होगा। काइल का पक्का अंदाजा था कि महिला शायद किसी डर की वजह से या घबराहट में मुख्य रास्ते से भटककर इस घने जंगल में चली गई थी, जहां उन भूखे जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश की। वहां से कुछ ही दूरी पर मुख्य सड़क के किनारे उन्हें एक बार फिर खून की ताजा बूंदें मिली जो आगे की तरफ जा रही थी। पास ही मौजूद एक बड़ी चट्टान पर गोली के छिटक कर निकलने का एक गहरा निशान मौजूद था। काइल ने उस एंगल को ध्यान में रखते हुए आसपास के पेड़ों की जांच की। निशान मौजूद था कि और जल्द ही एक विशाल पेड़ के तने में उन्हें वह गोली धंसी हुई मिल गई। काइल ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत फॉरेंसिक डॉक्टर को फोन लगाया और इस बात की पुष्टि कर ली कि जंगली जानवरों के उस खूंखार हमले से पहले ही उस महिला के पैर में किसी ने बंदूक से गोली मार दी थी। जानवर के उस खौफनाक हमले में उसका पैर इतनी बुरी तरह कटफट गया था कि गोली का वह छोटा सा घाव मांस के चिथड़ों के बीच पूरी तरह से छिप गया था और पोस्टमार्टम में भी उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। वापस पुलिस स्टेशन लौटकर काइल ने उस टूटे हुए ब्रेसलेट की गहराई से जांच की तो एक बहुत अहम सुराग हाथ लगा। पता चला कि वह ब्रेसलेट साल 2008 से 2011 के बीच इसी इलाके में चलने वाले एक समर कैंप का स्मृति चिन्ह था। हर साल कैंप में आने वाले बच्चों और वहां काम करने वाले स्टाफ को ऐसे लगभग 100 ब्रेसलेट बांटे जाते थे। इतने सालों में यह ब्रेसलेट 400 से भी ज्यादा लोगों के हाथों से होकर गुजरा होगा। इस एक छोटे से ब्रेसलेट के जरिए असली कातिल तक पहुंचना किसी भूसे के बड़े से ढेर में एक छोटी सी सुई खोजने से कम नहीं था। नाया ने बिना हार माने समर कैंप के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। उसने एक बच्चे, कैंप काउंसलर और वहां आने वाले हर व्यक्ति की लिस्ट निकाल ली। काइल ने उसे यह भी हिदायत दी कि वह झोपड़ी में मिले उन अजीब निशानों का मिलान किसी स्थानीय आदिवासी या मूल अमेरिकी जनजाति के चिन्हों से करे, क्योंकि वे निशान किसी गुप्त संदेश की तरह लग रहे थे। नाया जब अपनी यह पूरी रिपोर्ट और जांच की योजना लेकर अपने सीनियर कैप्टन सॉटर के पास गई तो सॉटर ने बड़ी ही चालाकी से उसे गोदाम में ले जाकर एक पूरा डिब्बा दिखा दिया जो बिल्कुल वैसे ही कैंप वाले ब्रेसलेट से भरा पड़ा था। उसने नाया से कहा कि यह ब्रेसलेट कोई भी आम इंसान या पर्यटक वहां से आसानी से उठा सकता था, इसलिए इस कमजोर सुराग के पीछे भागना महज पुलिस के कीमती समय की बर्बादी है। सॉटर का यह रवैया नाया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह अपने सीनियर के आदेश को टाल नहीं सकती थी। इसके बाद काइल को जंगल की गहन छानबीन के दौरान सूखे पत्तों के बीच छुपी एक ड्रग्स की छोटी सी डिब्बी मिली। जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसके पीले ढक्कन पर बिल्कुल वैसा ही एक्स का निशान बना हुआ था जैसा उस महिला के हाथ पर सोने का टैटू था। डिब्बी अंदर से तरह तरह के खतरनाक और महंगे नशीले पदार्थों से भरी हुई थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब काइल ने दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो उस महिला के शरीर या खून में ड्रग्स का एक भी अंश नहीं पाया गया था। इसका मतलब था कि वह ड्रग्स का सेवन नहीं करती थी, बल्कि शायद उसकी तस्करी करती थी। इस सुराग का पीछा करते हुए काइल शहर के एक शातिर और कुख्यात ड्रग डीलर टेडी तक पहुंच गया। काइल ने अपनी पुलिसिया ताकत दिखाते हुए टेडी का सारा माल और नकदी जब्त कर ली। उसने टेडी को धमकी दी कि अगर उसने इस एक्स निशान वाले टैटू और ड्रग्स के असली सप्लायर का पता नहीं लगाया तो वह उसे जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ा देगा। खौफ के मारे टेडी तुरंत शहर के एक मशहूर टैटू आर्टिस्ट लिन की दुकान पर गया। जब लिन ने टेडी के मुंह से उस सोने के टैटू के बारे में सुना तो उसकी नजरें अचानक घूम गईं, क्योंकि उसने शीशे में देख लिया था कि उसके पीछे खड़ा एक अनजान शख्स उनकी बातें छुपकर सुन रहा है। लिन ने तुरंत बात पलट दी और टेडी को डांटकर वहां से भगा दिया, यह कहते हुए कि सोने का टैटू जैसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं और वह उसका समय बर्बाद कर रहा है। टेडी दुकान से निकलकर सड़क पर कुछ दूर ही चला था कि उसके फोन पर लिन का एक सीक्रेट मैसेज आया जिसमें लिखा था कि सोने के टैटू वाले मामले से बहुत दूर रहो, यह मौत का बुलावा है और इसमें तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। टेडी ने अपने नशे की धुन और अहंकार में इस गंभीर चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज
नजरअंदाज कर दिया। उसी रात जब वह एक सुनसान सड़क पर अपनी कार में बैठा था, तभी अंधेरे से निकलकर एक नकाबपोश कातिल ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसे संभलने का एक मौका भी नहीं दिया। कुछ दिनों बाद जब एक लड़की जंगल के बीच बहने वाली नदी में ऊंचाई से छलांग लगाकर नहाने का मजा ले रही थी, तो पानी से बाहर आते ही उसकी एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसके ठीक सामने एक लाश पानी में तैरते हुए आ गई थी और वह लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी ड्रग डीलर टेडी की थी। इधर काइल और नाया अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए जंगल के बहुत अंदर बसे एक पुराने और वीरान तंबुओं वाले गांव में जा पहुंचे। यह जगह पुराने नशा करने वालों, भगोड़ों और अपराधियों का एक सुरक्षित अड्डा थी। काइल ने वहां की लीडर एक बूढ़ी औरत से उस अनाम लाश और एक्स निशान वाले ड्रग्स के बारे में पूछताछ की, लेकिन वहां के सभी लोग पुलिस की वर्दी से बेहद नफरत करते थे और उन्होंने कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। उसी भीड़ में खड़ी एक औरत जिसका नाम जिन था, वह डरी हुई आंखों से काइल को देख रही थी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन बाकी लोगों के डर से चुप रह गई। जब नाया ने अपनी पुलिसिया ताकत दिखाते हुए जबरदस्ती पूछताछ करनी चाहिए तो भीड़ उग्र होने लगी और उन्होंने पुलिस को घेर लिया। नाया ने अपनी बंदूक पर हाथ रख लिया था और माहौल बिगड़ने ही वाला था, लेकिन काइल ने समझदारी दिखाते हुए मामला शांत किया और नाया को बिना कोई विवाद किए वहां से वापस ऑफिस भेज दिया। काइल अकेला ही जंगल के दूसरे हिस्से में रहने वाले एक मशहूर और खतरनाक शिकारी शॉन के पास गया। उसे शॉन की गतिविधियों पर शक था। उसने शॉन की बंदूक से एक गोली चलवाई और उस गोली के खोखे को लेकर सीधे बैलिस्टिक लैब पहुंच गया। उसका मकसद इस गोली का मिलान उस गोली से करना था जो मृत महिला के पैर में लगी थी, लेकिन बैलिस्टिक रिपोर्ट में दोनों गोलियां बिल्कुल अलग अलग हथियारों की निकली। इस बीच नाया ने ऑफिस में हार न मानते हुए फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया और पूरे देश के डेटाबेस को खंगालना शुरू किया। आखिरकार उसने उस अनाम लाश की पहचान कर ही ली। वह लाश लूसी नाम की एक लड़की की थी जो महज 7 साल की उम्र में ही रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए गायब हो गई थी। लूसी इसी नेशनल पार्क के अंदर बने अपने पिता के घर से लापता हुई थी। उस वक्त घर में किसी के भी जबरन घुसने, खिड़की टूटने या दरवाजा तोड़े जाने का कोई निशान नहीं मिला था और न ही किसी ने कोई फिरौती की मांग की थी, लेकिन घर के कालीन पर लूसी के खून के कुछ कतरे जरूर मिले थे। सबसे बड़ा इत्तेफाक और हैरानी की बात यह थी कि काइल ही वह युवा पुलिस अफसर था जिसने सालों पहले लूसी की गुमशुदगी के इस हाई प्रोफाइल केस की जांच की थी। काइल को शुरू से ही शक था कि लूसी के शराबी और हिंसक पिता रोरी ने ही गुस्से में अपनी बेटी की हत्या कर दी है और लाश को जंगल में कहीं गाड़ दिया है। लेकिन 1 साल बाद रोरी को भी किसी ने एक पब के बाहर गोलियों से भून दिया था और वह केस हमेशा के लिए बंद हो गया था। लूसी की सौतेली माँ की कैंसर से दर्दनाक मौत उसके गायब होने से कुछ हफ्ते पहले ही हो चुकी थी। अब इस दुनिया में लूसी का एकमात्र जीवित रिश्तेदार उसका सौतेला भाई जेम्स था। जब काइल जेम्स से मिला तो वह खुद नशे की गहरी लत में डूबा हुआ एक बर्बाद इंसान बन चुका था और उसे अपनी बहन के बारे में या उस डिब्बी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लूसी के पुराने घर की दोबारा जांच करने पर वहां रह रहे नए किराएदार ने पुलिस को बताया कि उसने कुछ दिन पहले सामने वाली पहाड़ी पर एक लड़की को बदहवास हालत में भागते हुए देखा था, लेकिन वह लूसी थी या कोई और, यह वह दावे के साथ नहीं कह सकता था। काइल एक बार फिर टैटू वाले लिन के पास गया और इस बार उसने लिन पर बहुत सख्ती की और उसे गिरफ्तार करने की धमकी दी। डर के मारे लिन ने कबूल किया कि उसने उस एक्स निशान वाली डिब्बी को पहले भी देखा है और उसके बार करने की धमकी दी था। वह सोने के टैटू वाले सिंडिकेट के बारे में भी जानता है, लेकिन वह इसके असली सरगना का नाम नहीं जानता। लिन ने काइल को भी वही खौफनाक सलाह दी जो उसने टेडी को दी थी कि इस मामले की गहराई में मत उतरो, ये लोग बहुत खतरनाक हैं और तुम्हारी जान भी जा सकती है। उसी दौरान नाया अकेले ही जंगल में सुराग ढूंढते हुए तंबुओं वाले गांव के पास पहुंची। तभी उसने एक छोटे बच्चे को पेड़ों के बीच रहस्यमयी तरीके से गायब होते देखा। वह बिना कुछ सोचे समझे उसका पीछा करने लगी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शिकारी शॉन दूर से अपनी स्नाइपर राइफल के स्कोप से उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। बच्चे के छोटे छोटे पैरों के निशानों का पीछा करते हुए नाया एक खस्ताहाल और वीरान गुफा तक पहुंची, जिसे देखकर लगता था कि वहां सालों से कोई नहीं आया है। अंदर जाने पर उसे एक भारी लोहे की जंजीर और कुछ प्लास्टिक के खिलौने पड़े मिले जो इस बात का इशारा थे कि किसी बच्चे को वहां रखा गया था। जैसे ही नाया ने गुफा के घने अंधेरे में अपना कदम आगे बढ़ाया, जमीन के नीचे दबी हुई गली सड़ी, लकड़ी टूट गई और वह एक बहुत ही गहरे और अंधेरे कुएं में जा गिरी। कुएं की गहराई में एक संकरी सुरंग थी। बदकिस्मती से तभी बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और सुरंग में तेजी से बारिश का पानी भरने लगा। पानी का स्तर हर मिनट बढ़ रहा था और नाया को लगा कि अब वह डूबकर मर जाएगी। जब उसकी सांसें उखड़ने लगी, तभी अंधेरे में उसे काइल की आवाज सुनाई दी। काइल ने पुलिस सिस्टम से नाया की GPS लोकेशन ट्रैक कर ली थी और ऐन
मौके पर अपनी जान पर खेलकर उसे उस पानी से भरी सुरंग से बाहर निकाल लिया। गुफा में थोड़ा और अंदर जाकर गहराई से छानबीन करने पर पुलिस को वहां लूसी जैसी ही ड्रग्स की कई खाली डिब्बियां, पैकेजिंग का सामान और एक रेस्पिरेटर मास्क मिला। अब यह पूरी तरह से साफ हो चुका था कि लूसी सिर्फ जिंदा ही नहीं थी, बल्कि उसने सालों तक पहाड़ से नीचे आने के इस गुप्त और खतरनाक रास्ते का इस्तेमाल नशे का एक बहुत बड़ा कारोबार चलाने के लिए किया था। गुफा के बाहर छानबीन करते हुए नाया को एक इंसान की खोपड़ी और ऊपरी जबड़े की हड्डी का टुकड़ा मिला, जिसे जानवरों ने पूरी तरह से खा लिया था। फॉरेंसिक जांच और डेंटल रिकॉर्ड से साबित हुआ कि वह हड्डी तंबुओं वाले गांव के लीडर अबू की थी। पुलिस ने थोड़ी दूर जाकर पेड़ों के बीच से अबू का पूरा कंकाल भी बरामद कर लिया। उसके सिर की हड्डी में छेद अनजांस के लिए पारसेस के बारे में मंत्री ने एक हटास किया गया था, जिसका मतलब था कि किसी ने उसे बहुत करीब से सिर में गोली मारी थी। जब कायल ने अबू के जबड़े का हिस्सा उसकी पूर्व प्रेमिका यानी उस बूढ़ी औरत को दिखाया तो उसके चेहरे पर दुख का एक भी भाव नहीं दिखा। उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए झूठ कहा कि अबू ने अपनी मर्जी से खुदकुशी कर ली थी। पुलिस की स्पेशल टीम ने तंबुओं वाले पूरे इलाके में एक सघन तलाशी अभियान चलाया और वहां से भारी मात्रा में इंतजामे भी मिले थे। ड्रग, हथियार और नकदी बरामद की। यह साबित हो गया कि वह पूरा गांव ही ड्रग्स के इस काले धंधे में शामिल था, लेकिन वह बूढ़ी औरत अभी भी लूसी को पहचानने से साफ इनकार कर रही थी। इस बड़े तलाशी अभियान के दौरान कायल की पैनी नजर पानी भरकर लौट रही उस औरत जिन पर पड़ी। कायल ने उसे अकेला पाकर उससे सख्ती से पूछताछ की। जिन ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और कांपते हुए बताया कि वह और लूसी सालों से बहुत अच्छी दोस्त थीं। लूसी छुपकर अबू के लिए काम करती थी और ड्रग्स की डिलीवरी किया करती थी। जिनकी मदद से नाया ने जंगल में छुपाया गया लूसी का वह सीक्रेट बक्सा भी ढूंढ निकाला, जहां वह अपना सारा माल और पैसा रखती थी, लेकिन वह बक्सा पूरी तरह से खाली था। किसी ने लूसी के गायब होने के बाद उसका सारा माल चुरा लिया था। पुलिस ने शक के आधार पर अबू के सबसे करीबी साथी पाह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके लंबे घुंघराले बाल थे। कायल ने एक बहुत बड़ी चाल चली और पा को यह कहकर छोड़ दिया कि सबूत नाकाफी हैं। पा ने सोचा कि वह आजाद हो गया है और वह भागकर एक दूसरी खदान की गुफा में गया, जो दरअसल ड्रग्स बनाने की एक बहुत बड़ी और सीक्रेट लेबोरेटरी थी। वहां टेबल पर वह खौफनाक मास्क भी रखा था, जिसे पहनकर टेडी का बेरहमी से कत्ल किया गया था। इस पूरे धंधे का असली सरगना कोई और नहीं बल्कि साइमन नाम का एक खतरनाक अपराधी था। साइमन ने पा को ड्रग्स का एक बैग दिया और उसे माल सप्लाई करने के लिए बाहर भेजा। जैसे ही पा बाहर निकला, पहले से घात लगाए बैठे कायल और नाया ने उसे धर दबोचा। पुलिस की स्वाट टीम ने पूरी गुफा को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर घुसते ही दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें कई अपराधी मारे गए। इसी बीच साइमन ने गुफा में रखा एक पावरफुल टाइम बम एक्टिवेट कर दिया और एक खुफिया रास्ते से भागने लगा। पुलिस को वह बम मिल गया और कायल उसे डिफ्यूज करते करते बाल बाल बचा। कायल ने जंगल में भागते हुए साइमन का बम मनी नहीं करने लगा। कायल उसे भागने लगा, पीछा किया। साइमन एक एटीवी पर भाग रहा था, लेकिन कायल की अचूक गोलियों ने उसे वहीं ढेर कर दिया। साइमन की जेब की तलाशी लेने पर उसमें से ड्रग डीलर टेडी का आईडी कार्ड मिला, जिससे यह साबित हो गया कि टेडी को साइमन ने ही मौत के घाट उतारा था। पुलिस को जंगल के दूसरे हिस्से में तस्करों का एक और कैंप मिला, जहाँ का नजारा बेहद दिल दहला देने वाला था। वहाँ 3 जवान महिलाओं की लाशें मिली। उन सभी ने ड्रग्स का हैवी ओवरडोज लेकर एक साथ आत्महत्या कर ली थी और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन सभी के हाथ पर बिल्कुल लूसी जैसा ही एक्स आकार का सोने का टैटू बना हुआ था। जांच में पता चला कि यह क्रूर गैंग अपने हर ड्रग कुरियर पर यह टैटू बना देता था ताकि माल की पहचान हो सके और उन्हें कोई दूसरा गैंग न चुरा ले। उसी कैंप की बारीकी से तलाशी लेने पर कायल को लूसी का मोबाइल फोन एक बैग में छुपा हुआ मिल गया। फोन फेस अनलॉक से लॉक था और लूसी की मौत को कई दिन बीत चुके थे, इसलिए उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था। फोन खोलना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन फॉरेंसिक डॉक्टर ने एक गजब का साइंटिफिक दिमाग लगाया। उसने लूसी के बेजान चेहरे पर फॉर्मुलाडेहाइड का लेप लगाया और उसे एक खास उपकरण से हल्का सा गर्म किया ताकि स्किन में थोड़ा लचीलापन आ जाए। इस तरकीब से फोन के फेशियल सेंसर को लगा वाला इंसान जिंदा है और फोन सफलतापूर्वक अनलॉक हो गया। फोन की गैलरी खंगालने पर कायल को शिकारी शॉन का एक सीक्रेट वीडियो मिला। कायल को पूरा यकीन हो गया कि शॉन का इस पूरे खेल में बहुत बड़ा हाथ है और शायद उसी ने लूसी की जान ली है। जब कायल शॉन के साथ को पकड़ने उसके ठिकाने पर गया तो चालाक शॉन ने घात लगाकर कायल के पेट में गोली मार दी। कायल बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और खून से लथपथ हो गया। जब शॉन अपनी बंदूक लोड करके कायल को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, तभी वहां नाया पहुंच गई। उसने बिना कोई पल गंवाए अपनी सर्विस पिस्तौल से शॉन को गोलियों से छलनी कर दिया और कायल की जान बचा ली। अस्पताल में होश में आने के बाद कायल को जो खबर मिली, उसने उसके पैरों तले
जमीन खिसका दी। पता चला कि शॉन के भारी जखीरे से मिली किसी भी बंदूक की गोली लूसी के पैर में लगी उस गोली से मैच नहीं कर रही है, जिसका मतलब था कि लूसी को गोली मारने वाला कातिल अभी भी आजाद है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब लूसी की ताजा डीएनए रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट से यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो गया कि लूसी का पिता रोरी था ही नहीं। मामले की तह तक पहुंचने के लिए काइल ने एक पुराने आदमी को ढूंढा जिसने बताया कि लूसी को बचपन में एक स्थानीय पादरी के घर में रखा गया था। जब काइल ने उस पादरी की बेटी को खोज निकाला तो उसने काइल को एक बहुत बड़ा राज्य बताया। उसने बताया कि लूसी ने उसे रोते हुए बताया था कि उसके असली पिता कोई और नहीं बल्कि पुलिस विभाग में ही काम करने वाले एक बहुत बड़े और रसूखदार अफसर हैं। यह सुनते ही काइल के दिमाग में अपने बॉस कैप्टन सॉटर की तस्वीर घूमने लगी। उसे याद आया कि कैसे सॉटर ने ही हर बार जांच को भटकाने की कोशिश की थी, कैसे उसने नाया को ब्रेसलेट वाले सबूत से दूर किया था और कैसे उसने डीएनए लैब में झूठी रिपोर्ट भेजने का प्रयास किया था ताकि सच्चाई कभी बाहर न आ सके। काइल अपना सारा दर्द भूलकर सीधा कैप्टन सॉटर के पास पहुंचा और उसे सारे पुख्ता सबूतों के साथ घेर लिया। सच्चाई छुपने का कोई रास्ता न देखकर सॉटर पूरी तरह से टूट गया और उसने अपना घिनौना जुर्म कबूल कर लिया। सॉटर ने रोते हुए बताया कि लूसी उसी की रास्ता। काइल अपना सारा दर्द भूलकर सीधा कैप्टन सॉटर के पास पहुंचा और उसने अपना घिनौना जुर्म कबूल कर लिया। सॉटर ने रोते हुए बताया, जब लूसी की मां कैंसर से मरने वाली थी तो उसने अपनी आखिरी सांसों में लूसी को उसके असली पिता का नाम बता दिया था। सॉटर को अपने शानदार करियर, अपने परिवार और पुलिस विभाग में अपनी इज्जत की फिक्र थी। समाज में बदनामी के डर से उस स्वार्थी इंसान ने 7 साल की मासूम लूसी को एक खौफनाक अनाथालय में ढकेल दिया था और उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। अनाथालय में लूसी के साथ जानवरों जैसा सुलूक हुआ और इसी नफरत की आग में जलते हुए लूसी बड़ी हुई और जरायम की दुनिया में उतर गई। जब लूसी को अपने पिता की पूरी सच्चाई पता चली तो वह सॉटर के पास वापस आई और उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए ब्लैकमेल करने लगी। सॉटर का जमीर पूरी तरह मर चुका था। अपनी इज्जत और रुतबा बचाने के लिए उसने जंगल में अपनी ही सगी बेटी पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान दी। लूसी, जो पहले से ही अपनी जिंदगी की हर उम्मीद खो चुकी थी और अपने ही पिता को अपनी जान का दुश्मन बनते देख चुकी थी, उसने सॉटर की गोली का इंतजार नहीं किया। उसने उस भयानक और गहरी चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। काइल ने सॉटर की आंखों में देखते हुए कहा कि वह उसे गिरफ्तार करेगा और पूरी दुनिया को उसकी इस खौफनाक और घिनौनी सच्चाई के बारे में बताएगा। यह सुनकर सॉटर ने अपनी बंदूक का रुख काइल की तरफ कर लिया, लेकिन एक मासूम की मौत का भारी बोझ और अपने ही हाथों अपनी बेटी की जिंदगी छीन लेने का अपराध बोध उस पर हावी हो गया। सॉटर का हाथ कांपने लगा। वह काइल पर गोली नहीं चला सका और उसने एक पल की भी देरी किए बिना अपनी ही बंदूक से खुद के सिर में गोली मार ली। और इसी के साथ आसमान से गिरी एक लाश का वह खौफनाक रहस्य जो लालच, धोखे, ड्रग्स और रिश्तों के बेरहम कत्ल से सना था, हमेशा के लिए उस घने जंगल के एक खौफनाक सन्नाटे में तब्दील हो गया।